और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने जनता से मांगा सहयोग। बिजली संकट पर सीएम गहलोत ने मदद मांगी है। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हमारी कोशिश है जनता को कम से कम तकलीफ हो। जनता को नसीहत दी, बिजली की बचत करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, सीएम गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आम जनता उनका सहयोग करती है, अपील भी की है बिजली की बचत की जाए, तो लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सकेगी। न केवल राजस्थान बल्कि 16 राज्यों में बिजली का यही हाल है। लेकिन सचिन, कहीं ना कहीं समाधान नहीं बता पाए कि ये बिजली कटौती जो है, ये संकट कब तक खत्म होगा। बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत से जब आज पूछा गया कि बिजली संकट को लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन जनता से भी उन्होंने सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि जनता को भी सहयोग देना पड़ेगा, अनावश्यक रूप से बिजली के उपकरण ना चलाएं, जहां भी वो कर सकते हैं बिजली की बचत करें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाधान जैसी कोई बात उनकी पूरी जो बाइट थी उसके अंदर कहीं नजर नहीं आई कि कोई बिजली संकट को लेकर उन्होंने कहा हो, कोई समय सीमा बताई हो कि इतने समय पर काबू पा लिया जाएगा, ये पर्याप्त बिजली प्राप्त कर ली जाएगी। तो सीएम की इस बयान से ये तो साफ है कि आने वाले कुछ समय में और ज्यादा बिजली संकट से जो है आम आदमी को जूझना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने अपने इसी बयान के अंदर ये बात भी कही कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में गर्मी के क्या हालात होंगे, पानी की जो समस्या है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी हमने निर्देश दिए हैं, क्योंकि गर्मी भी अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं को बिगाड़ने का एक बड़ा कारण होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी और पीएचसी जो है, वहां पर बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। लेकिन समाधान कहीं भी उनके बयान से नजर नहीं आया कि आने वाले समय में कोई समय सीमा या कोई गाइडलाइन सीएम बता सके कि इतने समय तक जो है वो राहत दे दी जाएगी। जी सचिन, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने जनता से जरूर अपील की है कि वो बिजली की बचत करें, लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक लंबा समय हो चुका है सचिन, अवेयरनेस है। आजकल आम घरों के लोग, मिडिल क्लास घरों के लोग पहले से ही बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अनावश्यक रूप से घर के किसी हिस्से में बिजली ना जल रही हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिजली का बिल जो है वो कम आए। बिल्कुल, देखिए, अवेयरनेस लोगों में है, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा कि जब समस्या का समाधान ना हो तो फिर बात फिर नसीहत पे आ जाती है। अभी स्थिति यह है कि समस्याओं का समाधान तो सरकार के पास नहीं है। ऐसे में अब उनके पास भी ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, क्योंकि जिस तरह से सभी 16 राज्यों के अंदर इस तरह का संकट आया है, उसके बाद सीएम के पास कुछ खास बचता नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने बात जनता पे डाल दी, जनता से सहयोग मांगा, ये कहा कि बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत करें। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, महंगे दामों में बिजली खरीदने का प्रयास कर रही है, कोयले की आपूर्ति का भी प्रयास कर रही है। लेकिन उनके बयान से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आने वाले कई महीनों तक, हम कह सकते हैं कि कम से कम मई में तो इस संकट से निजात शायद ही मिल पाएगी, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर बिजली की खपत बढ़ जाती है और आपूर्ति पहले के मुकाबले भी काफी कम हो गई है। ऐसे में सीएम गहलोत का ये बयान ये साफ करता है अपने आप में कि अब आने वाले समय में बिजली संकट लगातार बरकरार रहने वाला है। और इसी के साथ इतनी कटौती जो हो रही है, भौतिक कटौती शहरों के अंदर कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरे हालात है, तो वहां पर और ज्यादा हालात भयावह हो सकते हैं। सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीएम गहलोत ने निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल इन बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। बच्चों से सीएम ने बातचीत भी की। सत्य साई बाबा के नाम से एक ऐसा बनाया हॉस्पिटल जहाँ पर मैं खुद वार्डों में गया, जब बहुत छोटे बच्चे भर्ती थे उनको मैंने देखा था, और मैं बहुत देखा कि कितने छोटे बच्चे जिनकी जिंदगी में गांव का है, ढाणी का है, और अगर कोई इतना नहीं मिलती तो कैसे इलाज कर रहा। मैंने भी बजट पे घोषणाएं करी है जो हिंदुस्तान में कहीं से भी नहीं। 10 लाख का हमने 10 लाख का सबका बीमा कर दिया, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया। गरीब है, अमीर है, कोई भी है,
तमाम प्रदेशवासियों को 10 लाख का इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। लीवर ट्रांसप्लांट में तो 15-20 लाख रुपये खर्च होते हैं। उसमें हमने तय किया वो भी सरकार भरेगी, उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जो राजस्थान में आईपीडी ओपीडी इंडोर भी और आउटडोर भी पूरा खर्चा सरकार देगी। अस्पताल फ्री इलाज करेगा। कोई ऑपरेशन हो रहा है उसका भी, सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, वो भी फ्री होगा। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान का नया एजेंडा लाउड स्पीकर है, यानी वो मुद्दा जिस पर देश भर में सियासी बहस जारी है। वो मुद्दा मरुधरा भी पहुंच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर सीएम गहलोत ने तुरंत ही पलटवार किया। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। मरुधरा पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद। लाउड स्पीकर उतरवा देने का पूनिया का दावा। संख्या में उतार रही है, हम भी उतरवा देंगे, आएंगे जब। सीएम बोले तनाव फैलाना बीजेपी का एजेंडा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद यूपी, एमपी और बिहार होता हुआ अब मरुधरा की सरहद में प्रवेश कर गया। राजस्थान में इस विवाद की एंट्री भाया मध्य प्रदेश हुई। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ध्वनि और सामाजिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगनी चाहिए। सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामूहिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो सीएम गहलोत ने पूनिया के इस बयान को तनाव फैलाने की बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। पर जो कुछ कहा है या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं होती है। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलने का पार्ट है। इससे पहले सतीश पूनिया ने रामनवमी के जुलूस पर बंदिश और जुम्मे की नमाज में छूट देने के बहाने सरकार पर तंज कसा था। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पे डीजे पे प्रतिबंध लगाया सरकार ने। और अभी जब पिछले दिनों जुम्मा की नमाज थी, उस दिन जयपुर की सड़कों पर सरकार के संरक्षण में 100 से भी ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे थे। उसका प्रोटेस्ट भी किया और ये सरकार की अपीजमेंट का ही नतीजा था। लेकिन जो सामान्य तौर पर आम जीवन को बाधित करने वाला जो कारक हो, वो धर्म के नाम पर उसको उपयोग नहीं किया जाए, ऐसी कोशिश तो होनी चाहिए। ये तो हुई मरुधरा की बात, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की ही तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दे चुके हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने या आवाज कम करने का आदेश दिया था, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को एक रैली में राज्य की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐसा ना होने पर 3 मई से तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरुधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है और जिस तरह से लाउड स्पीकर के विवाद की एंट्री
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरूधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने की बात तो कर रही है, लेकिन सीएम के चेहरे का अता पता नहीं है। आखिर जब तक चेहरा जनता के सामने नहीं होगा तो जनता निश्चित तौर पर ये सवाल उठाएगी कि कौन है, किसको सौंपना चाहते हो मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन बीजेपी मोटे तौर पर ये मानकर चल रही है कि हम कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यही कहेंगे, बस बहाना बनाएंगे कि हम कमल के फूल पे लड़ेंगे। वैसे तो हम भी फूल अपने पंजे पे लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें दिक्कत है। अलवर में बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कश्मीर फाइल्स पर रोक लगाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोग बिजली कटौती सरकार लोगों को परेशान कर रही है, मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। पहली चीज तो नल से जल की व्यवस्था, ये प्रधानमंत्री जी की योजना के कारण 2019 में लागू हुआ। मैं नल से जल की बात अगर देखूं तो राजस्थान प्रदेश जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे नीचे आ रहा है, लास्ट 5 में आता है। केंद्र 29वें नंबर पर राजस्थान आ रहा है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। मैचिंग पैसा नल से जल लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, ये राजस्थान की सरकार खर्च ही नहीं कर रही है। देश के अधिकांश सभी राज्यों को समझ में आ गया कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों का विकास अच्छी तरीके से होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकारें बनी है। राजस्थान में भी जनता को यह पूरा सुनिश्चित हो चुका है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। उन्हें आज सुबह से शक्ति नगर स्थित कैंप दफ्तर पर लोकसभा स्पीकर ने जन सुनवाई की, जिसमें ओम बिरला लोगों की परेशानियां सुन रहे थे और साथ ही साथ निस्तारण भी मौके पर ही कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला क्षेत्र में आने के बाद जनता से उनसे चर्चा करें, संवाद करें, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार काम करें ताकि उनकी अपेक्षाएं पूरी हो सके। कोटा बूंदी 2 जिलों के लोगों से समय समय पर मेरा मिलना होता है। हमारी कोशिश है कि किस तरीके से संसदीय क्षेत्र के अंदर आदर्श गांव बने। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की धरने और आंदोलन की चेतावनी के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और चेतावनी के सिर्फ 3 दिन में ही 1.5 लाख किसानों के खाते में करीब 48 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि पहुंचा दी। फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए जौनापुरिया ने बीमा कंपनी और कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत को सामने रखा था। अभी 15 दिन पहले इनको बुलाकर अल्टीमेटम दे दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया तो किसान का पूरा उसका आंदोलन करेंगे। तो उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। अभी 3 दिन पहले भी हमने इसमें उनियारा जाके एसडीएम को भी वो देखा आए थे और उनको कहा था कि भाई तुरंत किया जाए। अभी आज जो बुलाए हैं इसमें करीब 48 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 2-3 दिन में ट्रांसफ़र किया है। तो किसान का अभी भी हमने उनसे डिटेल मांगी है कि भाई लेट होने का कारण क्या है और किसान का बनता कितना था, क्योंकि 90% फसल खत्म हुई है तो उसका क्या बनता था, तो उसका हिसाब एक बार और मांगेंगे। इसमें रही बात की जो पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद में विदिन 3 महीने के अंदर ये राशि जो ट्रांसफ़र होने का था, अभी जो खरीद में जो ये सरकार के स्तर से इनके बारे में वहाँ से लेटर मंगाया जाएगा कि कब राशि ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद में हम कन्वे कर पाएंगे कि कहाँ से इनमें कैसे मतलब डिले हुई, क्यों हुई। अभी भी एक झूठ सामने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का शहीद स्मारक पर 31वें दिन भी धरना जारी है। सरकार की ओर से कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों की अनदेखी करने पर अब स्वास्थ्य सहायक की ओर से समाज सेवा कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। धरना स्थल पर बैठे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आगामी रणनीति के तहत अस्पतालों में भर्ती मरीजों और जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने के साथ साथ ब्लड कंपोनेंट का डोनेशन करने की बात कही। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि सरकार ने यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत 31वें दिन भी धरना जारी है। हम आपको शहीद स्मारक का वो स्थल दिखाते हैं जहां पर
31वें दिन तपती धूप और हीट वेव्स के बीच जो है कोविड सहायक अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, उन्होंने अब एक क्रमिक अनशन शुरू किया है। तपती धूप में ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और जब तक इनकी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक ये लगातार क्रमिक अनशन इस जगह पर करेंगे। यहाँ पर इनका ये कहना है कि सरकार का दिल भले ही पिघले या ना पिघले, लेकिन जो ये कोशिश कर रहे हैं सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए और लगातार इस दिशा में जो है अपने आंदोलन को ये तेज करते जा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ कि किस तरीके से ये आंदोलन अब 31 दिन के बाद आगे बढ़ेगा और कैसे सरकार तक ये अपनी बातों को ले जाने की कोशिश करेंगे। और कल से हम यहाँ से एक अभियान चला रहे हैं। कल 11 बजे से एक नंबर जारी किया जाएगा। अगर जयपुर में किसी भी हॉस्पिटल में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता हो, प्लेटलेट की आवश्यकता हो, क्योंकि हम स्वास्थ्य सहायक हैं, किसी को भी अगर ब्लड से संबंधित कोई आवश्यकता हो तो वो उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ से लड़के लड़कियाँ जाएंगे और उसको ब्लड उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, अब ये इसको जन आंदोलन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इसको समाज सेवा का भी रूप दिया जाएगा आंदोलन को। यहाँ से ब्लड डोनेशन या ब्लड के और भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। तो अब कोविड हेल्थ असिस्टेंट का धरना 31वें दिन भी जारी है और आगे चल कर के अब ये जो आंदोलन है वो और भी जो है अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेगा। इनकी जो मांग है उनको लेकर के लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। तपती धूप में ये बैठकर भले ही अपनी मांगों को मान रहे हैं, लेकिन इस धूप और इस गर्मी और इस आंदोलन से अभी तक सरकार का दिल नहीं पसीजा है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पशुपालन विभाग में 900 चिकित्सकों की भर्ती के लिए आयोजित पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार की मांग को लेकर बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। 3 साल से रोजगार की तलाश में भटकते बेरोजगार पशु चिकित्सक शहीद स्मारक पर तपती दोपहरी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पशु चिकित्सकों की मांग है कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षा आयोजित करवाने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस मामले में मनमानी की जा रही है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सकों के 900 पदों पर लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद अदालत ने भी इस भर्ती परीक्षा को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अभी तक साक्षात्कार के लिए आवेदन की तिथि घोषित नहीं की गई। हमारे धरने का आज 7वां दिन है और हम 900 पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो 2019 में जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी 2 साल से वो लंबित पड़ी है कोर्ट के अंदर और अब कोर्ट से बाहर होने के बावजूद भी हमारे इसका इंटरव्यू की तिथि जारी नहीं हो रही है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भी हमारे इंटरव्यू की तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। एक तो गर्मी का प्रचंड प्रहार, ऊपर से बिजली कटौती की मार। सिरोही के लोगों का जीना दुश्वार है। कहने को तो शहरी इलाकों में 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे बिजली काटी जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 20-20 घंटे तक बिजली नहीं आती, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। प्रदेश में देखा जाए तो जो गर्मी ने अपने तीखे तेवर बताना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर जो है, अब सिरोही के जावल में हूँ, यहाँ पर 43 डिग्री टेम्परेचर है। लोगों का जीवन खासा प्रभावित हो चुका है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी लोगों को बिजली आपूर्ति सही ढंग से नहीं होने के कारण जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है उनका जीवन खासा प्रभावित हो चुका है। कई लोग जो है बड़ों का जो है जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों से जानते हैं कि इस कटौती के माध्यम से क्या फर्क पड़ा है। आप बताएं, आप किसान हैं, क्या फर्क पड़ा है आपकी बिजली कटौती को लेकर? बहुत फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? जैसे अभी 4 घंटे पहले 6 घंटे लाइट आती थी, इसमें से कटौती करके भी 3 घंटे लाइट आती है। वो भी रात को 1 बजे कभी लाइट देती है, कभी 2 बजे लाइट देती है, मर्जी होती तब लाइट आती है। तो जब कब लाइट आएगी, कब किसान खेत में रहेगा? क्या रात को 1 बजे किसान खेत में जाएगा? सर अभी जैसे कि मैं दुकानदार हूँ, अभी मैं 3 घंटे से बिना बिजली के दुकान के बाहर खड़ा हूँ और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मरीज है। इस अघोषित बिजली की वजह से पूरी जनता परेशान है, त्रस्त है। वो अभी कितने घंटे कटौती होगी आपके यहाँ पर? अभी करीबन 24 लाख के अंदर 5 से 6 घंटे मुश्किल से बिजली आ रही है, यानी कि 12 घंटे की कटौती। 12 घंटे की कटौती होती है। एकदम अस्त व्यस्त लोगों का, बीमार लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। कूलर सब बंद हो जाते हैं बिना लाइट से। बिजली अघोषित बिजली कटौती से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन भी इससे खासा प्रभावित हो रहा है। जैसे जलदाय विभाग के पास में बिजली नहीं होने से पानी की सप्लाई है वो अवरुद्ध हो रही है, व्यापारी वर्ग को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जावल नगर पालिका घोषित होने के बाद में
नियमानुसार तो 4 घंटे बिजली काटने का आदेश है, फिर भी यहाँ पर करीब 5-6 घंटे ही बिजली आती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान करना पड़ रहा है। जो ग्राउंड जीरो में लोगों तक बिजली कब तक पहुंच पाती है और पूरी इन उपभोक्ताओं को अपना हक कब तक मिल जाता है, वो जो है अब आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के साथ में प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। गंगानगर में बिजली की डिमांड और सप्लाई में आए असंतुलन की वजह से आम लोग इस भीषण गर्मी में पूरी तरीके से परेशान है। खासतौर से किसान बिजली कटौती से बुआई नहीं कर पा रहे, तो वहीं दूसरी ओर कल कारखानों में बिजली की कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। गंगानगर में इस भीषण गर्मी के दौरान हो रही बिजली कटौती का आम आदमी पर कितना प्रभाव है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। तरह के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पड़ रही भीषण गर्मी से एकाएक बिजली की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं प्रदेश भर के अंदर कोयले की कमी से बिजली का संकट भी पैदा हुआ है, जिससे श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में बिजली कटौती का दौर जारी है। चूंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आम लोगों के साथ साथ किसान, छात्र, महिलाएं सभी बिजली कटौती से खासे परेशान है। यार ये गाँव में कि भी जो बिजली से कि भी मोटर भी सड़ सकती है। किसानों को बिजली की क्या आवश्यकता है? सर इस टाइम बिजाई का टाइम चल रहा है और बिजाई में किसानों को आपको पता ही है पानी बिजली दोनों की जरूरत है इस टाइम में। आज से लेकर 9 बजे तक कटौती चल रही है, फिर एक घोषित कटौती भी चल रही है, वोल्टेज की प्रॉब्लम है और शाम को 6 से लेकर 10 तक हम आधे लोड पे फैक्ट्री चलाने का हमें ऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि मौसम विभाग अशोक जी लगातार बता रहा है कि गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर इतना जाएगा। अगर हम लोग एक व्यक्तिगत बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे गर्मी में छोटा सा प्रोग्राम भी होगा तो अल्टरनेट इंतजाम करेंगे जनरेटर का, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही है। सरकारें जानती हैं कि भीषण गर्मी होनी है, तो अल्टरनेट इंतजाम नहीं किया, न कोयले का किया, न वैकल्पिक ऊर्जा लेने का काम किया या प्रबंध ऐसा कुछ किया। इसी वजह से ये हालत हो रही है। ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही गंगानगर में गर्मी पड़ रही हो, पहली बार बिजली की खपत में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई हो, ऐसे हालात होते ही क्यों हैं? अब ये तो सरकार से प्रश्न करना चाहिए कि ऐसे हालात होते क्यों हैं, क्योंकि मौसम विभाग अशोक जी लगातार बता रहा है कि गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर इतना जाएगा। अगर हम लोग एक व्यक्तिगत बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे गर्मी में छोटा सा प्रोग्राम भी होगा तो अल्टरनेट इंतजाम करेंगे जनरेटर का, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही है। सरकारें जानती हैं कि भीषण गर्मी होनी है, तो अल्टरनेट इंतजाम नहीं किया, न कोयले का किया, न वैकल्पिक ऊर्जा लेने का काम किया। कहीं ना कहीं इसको राजनीति करते हुए इसको कैश करना चाह रही है, लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गोयल जी ने बताया कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार के मंसूबे क्या हैं, ये आम लोगों के मन में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और आमजन आने वाले समय में सरकार को इसका उचित जवाब भी देगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। दौसा में बिजली कटौती की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल है। इस गर्मी में बिजली कटौती की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, साथ ही बिजली नहीं आने की वजह से वाटर सप्लाई और खेतों की सिंचाई भी प्रभावित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज के युग में बिजली की कटौती की वजह से उनकी जिंदगी थम सी गई है, ना तो गर्मी से राहत मिल रही है, ना बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है। ये कटौती के हिसाब लाइट तो आती ही नहीं है, मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे लाइट आती है, वो भी कंटिन्यू नहीं आती और परेशानी आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग, भैंस, ढोर सब परेशान है पानी के बिना। पानी की भी समस्या है, लाइट की तो है ही। ये तो अब सरकार की बात है, बोलते हैं कि कोयला ख़त्म हो गया या हमारे पड़ोसी राज्य बिजली नहीं दे रहे, ये तो उनको सोचना चाहिए या फिर अपना एस्टीमेट पूरा बना के चलना चाहिए, पहले से कोयला तैयार रखना चाहिए आगे। लोगों की गर्मी में बहुत बुरे हाल है और पानी की वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। पानी की व्यवस्था अगर कहीं जैसे तैसे कर भी पाए आदमी तो बिजली नहीं आती है। जैसे संथल कस्बे की मैं बात करूं तो पानी जब आता है उस वक्त बिजली नहीं आती है और बिजली तब आती है तब पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती है। अरे कितनी देर लाइट आओगी? कोई घंटा 2 घंटा आओ लाइट, घंटा 2 घंटा आओगी। गेम कहीं घर को काम करा तो सुबह सुबह पानी इनको इंतजार सब लाइट को आवे कौन रात का 12 बजे देते, फिर दिन में 1 बजे दे देते, फिर गई आधा घंटा भी को दी। एनबा अवार्ड्स 2021 में न्यूज 18 की धूम रही। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवार्ड अविनाश पांडे, ABP नेटवर्क। The editorial leader of the year. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।